आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने हेलो एल्केन के टाइप पढ़ लिए, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लिया और हेलो एल्केन को हमने बनाने की कई सारे प्रिपरेशन मेथड भी कर लिए हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन भी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ लिया है और फिर कुछ स्पेशल रिएक्शन भी उसकी पढ़ ली हैं, जैसे KOH के साथ, NaOH के साथ। ठीक है। और विलियमसन संश्लेषण। तो इस तरह की कई सारे रिएक्शन AgNO2 के साथ, KNO2 के साथ, है ना, KCN, AgCN, ये सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ये देखिए। एलिमिनेशन का मतलब है कि कोई चीज एलिमिनेट हो जाए, यानी कि कुछ निकल जाए। जैसे देखिए, एक ये मान के चलिए कोई कंपाउंड है जिसमें इस जगह पर कोई ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई बी जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसी एक रिएजेंट से, और क्या हो, रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर यहां से ए हट जाए और इस जगह से बी हट जाए, ए बी बन जाए, है ना। और तब क्या होगा, देखो ये यहां से खाली हो गया इस तरह से। इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी एक खाली हो गई, है ना। तो ये दोनों यहाँ पर डबल बॉन्ड से पूरे हो जाते हैं। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर से इसकी ये जो कंपाउंड है, इसमें से कोई भी छोटा समूह या परमाणु का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है। एलिमिनेशन मतलब कोई छोटा परमाणु या कोई छोटा समूह यहाँ से निकलता है। ये देखिए ए और बी स्मॉलर ग्रुप होते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, देखो दूसरी बात क्या है कि देखो ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया है ना। देखो यहाँ से एल्कीन में अगर इसका योग कराएं तो ये बन जाएगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन का, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक जगह पे आके ए जुड़ जाएगा, एक जगह पे आके बी जुड़ जाएगा। तो उल्टी तरफ से देखें तो ये योगात्मक अभिक्रिया लग रही है। ठीक है। तो यह योगात्मक अभिक्रिया का व्युत्क्रम होती है। ठीक है। ठीक। रिवर्स रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन। अब देखो ये जो कंपाउंड है, ये है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। इससे यहाँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त लिखते हैं और इसको असंतृप्त। सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो यहाँ से देखो सिंगल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है उससे डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड बन गया है, एल्कीन बन गई है, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। चौथी बात देखो, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये,
दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूटे हैं और बना क्या है, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड टूट गया। तो इधर ये देखो, ये दोनों बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, स्ट्रांग होते हैं, ये थोड़ा सा वीक होते हैं। ठीक, तो स्ट्रांग बॉन्ड टूट रहे हैं, वीक बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इनको यानी कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रांग बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। अब हाई टेम्परेचर चाहिए यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होती है, मतलब ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी जो रिएक्शन होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं। ठीक है, जनरली जो टेम्परेचर दिया होगा वो 50 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 140 डिग्री, इस तरह की रिएक्शन दी होंगी। हाई टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होती है। अब देखो यहां से क्या होता है, जिस कार्बन से एक ए कंपाउंड, ए जो परमाणु निकला है यहां से, ए ग्रुप जहां से निकला उसके जस्ट बगल वाले से बी निकलता है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो तरह के, वैसे हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो दो तरह की हैं। इनमें ये देखो, एक में क्या होगा कि अच्छा, जिस जगह से ये ए निकला है इसको हम अल्फा कार्बन कह देंगे, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बीटा कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब होता है तो बनता क्या है, एल्कीन। ठीक है, समझ में आई बात, जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन बनती है। छठी बात देखो, अगर मान के चलो कि कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ कुछ, यहाँ ए जुड़ा हुआ है और इस जगह पर बी जुड़ा हुआ है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसी रिएजेंट से, और कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से ए निकल जाए, यहाँ से बी निकल जाए, ए और बी, तब देखो इस जगह पर ये ए जिस जगह से निकला था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से नहीं निकला है ये बी, उसके एक बाद वाले, इस वाले कार्बन को हम अल्फा कह देंगे, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये कहलाएगा अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, और यहाँ बनेगा क्या देखो, सी, सी और सी, ये वाले दो कार्बन, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, ये आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं। ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा कोई। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, इसमें एल्कीन बनेगी, और एक अल्फा गामा एलिमिनेशन है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड कोई बनेगा। तो ये अभी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको दी है, इसे आप नोट करिए। अभी देखो, अब मैंने आपको बताया कि अल्फा, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो दो टाइप की है, अल्फा बीटा और अल्फा गामा। तो हमारे अभी केवल हमें पढ़ना है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में मतलब जिस कार्बन से एक ग्रुप हटेगा उसके जस्ट पास वाले कार्बन से कोई दूसरा ग्रुप हटेगा। ठीक है, तो इस ये रिएक्शन भी हमारे पास तीन प्रकार की है। ठीक है, अल्फा बीटा भी ये तीन प्रकार की रिएक्शन है। एक है इवन रिएक्शन, तो इवन में क्या होगा कि देखो, जैसे मान के चलो ये दो पास पास वाले दो कार्बन है, एक पर कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई एच लगा हुआ है, तो हम रिएक्शन किसी रिएजेंट से करवाएंगे, तब क्या होगा कि सबसे पहले एक्स निकल जाएगा,
X नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन हटेगा और इस जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर जब होगी, ये दो स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो एक्स हेलोजन या कोई भी नेगेटिव ग्रुप पार्ट जो होगा वो हटेगा, इस जगह पर इस वाले कार्बन पर उसके इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट अगर होना होगा तो रीअरेंजमेंट भी होता है, कार्बोकैटायन में होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। और फिर अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव अपने यहां से अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है इसको, जिससे ये दोनों बॉन्ड बन जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये E1 हो गया। एक टाइप है E2। अच्छा, इसमें रिएजेंट की जगह पर हम कोई वीक बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई वीक बेस, कोई दुर्बल क्षार यूज किया जाता है। नेक्स्ट है E2 रिएक्शन। E2 में क्या होगा? यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा कि इस पहले स्टेप में इसमें E1 में क्या हुआ था, ये X हटा था, फिर उसके बाद H हट गया, और फिर यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन गया था। लेकिन E2 रिएक्शन में क्या होता है, E2 रिएक्शन में ये X के हटने का वेट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्ट आके रिएक्शन करेगा, और X और H दोनों एक साथ हटेंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक ही स्टेप में डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ये रिएक्शन है E2। तीसरी टाइप की रिएक्शन है E1CB, और CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो इसमें पहले स्टेप में ये H हटेगा, यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव हट गया, तो यहां से क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा, तो कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां बना था कार्बोकैटायन, यहां बनेगा कार्बो एनाइन, या कार्बेनाइन भी लिखते हैं उसे, कार्बेनाइन। अब ये अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला X निकल जाएगा यहाँ से, ये X निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार की ये तीन रिएक्शन है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, E1, E2 और E1CB। ठीक है, तीनों को मैंने बता दिया है, नोट करें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक E1 रिएक्शन। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो अब हमें पढ़नी है आज का मेन टॉपिक जो हमारा है E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब आगे मैं बताऊंगा यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है। जैसे SN1 में हमने पढ़ा था वही मतलब है। देखिए जरा, मान के चलिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड लिखा हुआ है इस तरह का। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये X यहाँ से निकलता है। ठीक, X निकलेगा,
तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया ये X, तो इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, और अगर यहाँ पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला जो स्टेप है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। कैसा है, स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यही इसका आरडीएस है, वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोलते हैं इसको। तो यही वाला जो स्टेप है वो सबसे स्लो स्टेप होता है, और इसी स्टेप के आधार पर इस अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है। ठीक है, यही वजह है, यही वाला स्टेप वजह है इस अभिक्रिया के वेग के लिए। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन है इसकी रिएक्शन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ H। ठीक है, अब रिएक्शन होगी वीक बेस की। अब वीक बेस के रूप में हम, देखिए CH3OH, या यहाँ लिख देते हैं वीक बेस के रूप में हम यहाँ पर CH3OH या C2H5OH या वाटर, ठीक है, वाटर यूज कर सकते हैं। ये सब वीक एसिड होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर भी वीक एसिड वाली प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या होगा, और अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा टेम्परेचर को भी हाई रखा जाता है, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। अब हाई क्यों होगी अभी बताऊंगा। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन है, अब इसमें क्या होगा, ये वीक बेस की वजह से ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके निकल जाएगा। ठीक है, और इस जगह पर R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाती है। ठीक है, आई बात इतनी समझ में। देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन के बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट जो होता है वो कार्बोकैटायन के अंदर ही होता है और कहीं भी नहीं होता। रीअरेंजमेंट अगर होगा उसके बाद में जो कार्बोकैटायन बचेगा वहां से उसकी रिएक्शन होगी फिर वीक बेस की। अब वीक बेस क्या करेगा, यहां से इस H को ले जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां से ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्कीन बन जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये जो रिएक्शन हो गई इसे हम E1 कहते हैं। ठीक है, ये पूरी जो रिएक्शन हो गई है E1 वाली रिएक्शन हो गई। ठीक, लेकिन अगर मान के चलो ये कुछ कुछ रिएक्शन आपको SN1 जैसी भी लग रही होगी, अगर मान के चलो यही रिएक्शन मैं CH3OH लिख दूं केवल, ठीक, और ये टेम्परेचर ना लिखूं, तब ये रिएक्शन SN2 की तरह हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल के अंदर मिथाइल अल्कोहल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है, नाभिक स्नेही ये गुण भी शो करता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर टेम्परेचर डाउन रहे, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस तक रहे, तो फिर यहाँ पर SN2 SN1 रिएक्शन हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस जगह पर इसका जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है वो आके जुड़ जाएगा OCH3। ठीक है, ये रिएक्शन SN1 वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि हमें हाई टेम्परेचर रखना है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया था जो SN1 रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कम ताप पर होती है, कम ताप रखोगे तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए इस SN1 रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, लगभग मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, 50-60 डिग्री सेल्सियस तो रखना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, तब E1 रिएक्शन होगी। अच्छा, ये दोनों ही रिएक्शन साथ में होती हैं, E1 और E2,
वो सॉरी E1 और SN1 दोनों रिएक्शन साथ में होती हैं। बस फर्क कितना रहेगा कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो E1 वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो SN1 वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप इसे नोट करो, फिर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे E1 रिएक्शन की। ठीक, नोट कर लिया? इसे मिटा देता हूं मैं यहाँ से। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। नंबर 1, तो इसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, यही इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, यही इसका RDS भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, क्योंकि यही जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसी से इसका वेग निर्धारण किया जाता है। तो अब इसमें जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, E1 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। और मैंने आपको ये बताया है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 2 डिग्री और ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अब ये देखो, 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर इसके बाद 1 डिग्री। यानी कि अगर आपको कोई रिएक्शन इस तरह की दे दी जाए, जैसे मान के चलो ये लिख दिया जाए CS, ठीक है, ये यहाँ पर अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे अच्छा E1 रिएक्शन कौन देगा, तो सबसे अच्छी E1 रिएक्शन देखो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा देगा, यानी कि सबसे अच्छी रिएक्शन ये देगा, फिर ये देगा। ठीक, इनमें ऑर्डर ये रहेगा। ठीक, जैसे नोट कर लो। अब इसका देखो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में कार्बोकेटाइन ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये किसी वीक बेस से रिएक्शन करता है। ठीक है, किसी वीक, अब वीक बेस में न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, वो बेस भी होता है। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, मतलब अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो बेस की तरह काम करेगा। और टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ E1 रिएक्शन होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ सॉरी इस जगह पर टेम्परेचर अगर कम है तो SN1 रिएक्शन होगी, और टेम्परेचर ज्यादा है तो E1 रिएक्शन। ठीक है, ये एक चीज अभी आपको याद रखनी है, और ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है। ठीक, इसको भी नोट कर लेना। अब इसे मिटा देता हूं मैं। देखो अब इस रिएक्शन को E1 क्यों कहा गया, है ना। तो देखो ये 1 फॉर यूनिमोलिकुलर है, ये यूनिमोलिकुलर है। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये, इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो RDS है उसमें सिर्फ एक ही हमारा मॉलिक्यूल यूज हुआ है, ये वाला। ये वीक बेस जो हमने लिया है वो तो अगले स्टेप में यूज हुआ है, और ये स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, इसलिए इस वाली ये जो वीक बेस है इसकी सांद्रता पर इस रिएक्शन का वेग डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है उसी से वेग निर्धारण होता है। यानी इस अभिक्रिया की जो रेट होगी वो
केवल इसके समानुपाती होगी। ठीक, और इसीलिए इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर होती है वो वन भी होती है। रिएक्शन की ऑर्डर वन होने की वजह से इसको हम यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, नोट करो। चौथी बात है, 4 नंबर। 4 नंबर में देखो कि इस रिएक्शन में हमने वीक बेस लिया है ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो वो क्या करेगा, ये जो इसमें हुआ क्या था, हमने जो वीक बेस लिया था, वीक बेस क्या कर रहा था, पहले एच को निकलने दे रहा है, उसके बाद रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो वो एक्स के निकलने का वेट नहीं करेगा। ठीक, डायरेक्ट आके इससे रिएक्शन कर लेगा, एक्स के निकलने का वेट नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर इस रिएक्शन में वीक बेस का यूज करेंगे। और वीक बेस में मैंने आपको बताया था क्या क्या यूज करना है हमें, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या हम वाटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी। पांचवा पॉइंट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा लेना है? सॉल्वेंट हमें लेना है पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक मतलब यही जो हमारे सॉल्वेंट थे, CH3OH, C2H5OH, या फिर जो हमने वाटर लिया था। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक होते हैं। पोलर प्रोटिक का मतलब इनमें डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करते हैं, कार्बन और हेलोजन ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है। ठीक है, जब ये यहाँ, क्योंकि एक्स कैसे निकलेगा, अपने आप तो निकलेगा नहीं, इन्हीं की वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कमजोर हो जाता है और यहाँ से हेलोजन अलग हो जाएगी। ठीक, तो ये पार्ट अलग हो गया तो पोलर की वजह से। अब उसके बाद प्रोटिक कंपाउंड भी लिया है। प्रोटिक का मतलब है कि देखो यहाँ से, अच्छा जैसे H2O को मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ से ये पोलर कंपाउंड है, डबल नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से पोलर कंपाउंड रहता है। अब बात आती है, एक लास्ट टॉपिक और है इसका, लीविंग ग्रुप, 6 नंबर। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसकी लीविंग एबिलिटी, लीविंग ग्रुप की, मतलब देखिए लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी हट जाए उतनी अच्छी उसकी एबिलिटी होती है ना। तो लीविंग ग्रुप की जो जो भी लीविंग ग्रुप है जो यहाँ लगा हुआ है, मतलब जो एक्स एक्स जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी इवन रिएक्शन होगी। तो लीविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा उतनी अच्छी तरीके से इवन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब लीविंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, या आयोडाइड है, अगर ये दे दिए जाए तो हम जानते हैं कि आयोडाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो आयोडाइड सबसे पहले हट जाएगा, फिर ब्रोमाइड और उसके बाद क्लोराइड। ठीक, अगर मान के चलो हमारे पास ये कोई रिएक्शन दे दी जाए, और इस तरीके से दे दें, Cl, Br और I, तो सबसे, और ये पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे अच्छा जो इवन रिएक्शन है वो कौन देगा, वो ये देगा। ठीक है, उसके बाद ये देगा। तो ये आप नोट करिए, फिर हम उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उससे क्लियर करेंगे इवन रिएक्शन को। तो अब देखो, हम यहाँ एल्किल हैलाइड में इवन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में जो इवन का जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री
ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। ठीक, तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है CH3CHX ठीक, वैसे ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, हम 2 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई वीक बेस CH3OH और 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर लिखना जरूरी है, टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो फिर SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा, देखो यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस जगह से X हट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से एक H भी हट जाएगा। ठीक, तो HX करके यहाँ अलग हो जाएगा जी, इधर से X और इधर से H हट जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, ये X निकलेगा यहाँ से, तब क्या होगा CH3CH CH3 और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर या इधर आएगा? अगर इधर आएगा तो 1 डिग्री बनेगा, इधर आएगा तो 1 डिग्री बनेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन करवाई जाएगी CH3OH से 60 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर तो उतना है ही है। तब क्या होगा, इसके बाद यहां से मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH2 और सिंगल बॉन्ड H, ये वाला जो H है वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करके चला जाएगा और यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और H यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगी वो पूरी इवन रिएक्शन है। अगर यही रिएक्शन मान के चलो CH3OH 10 डिग्री पर करवानी होती, ठीक, तो क्या होगा, देखो 10 डिग्री पर करवाओगे पहले तो यही होगा, CH3OH इस बॉन्ड को तो तोड़ ही देगा, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन फिर क्या करेगा, CH3OH से रिएक्शन कर लेगा। अब CH3OH यहाँ पर बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होगा, और CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये H हटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, ये CH3 रहेगा और इसी कार्बन पर OCH3 आके जुड़ जाएगा। CH3OH में OCH3 जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो OCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन का ये E1 प्रोडक्ट है और ये SN1 प्रोडक्ट। अगर लिखा होगा कि 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है तो ये वाला बनेगा, 10 डिग्री पे हो रही है तो ये बनेगा, मतलब बनते दोनों साथ में, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो ज्यादा ये बनेगा, कम ये बनेगा। ठीक है, नोट करो, फिर एक और एग्जांपल कराते हैं। तो देखो अब अगली रिएक्शन है ये वाली, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमें मिथाइल अल्कोहल 80 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रिएक्शन करानी है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Br यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से ये निकलेगा, तो CH3 CH2 CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज और CH3 इस तरह आ जाए। अब उसके बाद अगली रिएक्शन होनी है CH3OH 80 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या होगा कि ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद वाला बीटा और ये भी बीटा, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, और ये तो अल्फा है ही। ठीक है, तो अब या तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है या यहाँ से भी निकल सकता है, दोनों तरफ से निकाल के देखेंगे। देखिए इसके दो कंपाउंड फिर बन जाएंगे हमारे पास, एक तो बनेगा CH3, एक बार मैं यहाँ से H हटा रहा हूँ, तो जब यहाँ से H हटाएंगे तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ से इस वाले कार्बन से H हटाऊंगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, एक बार
हाइड्रोजन यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन से हटाया, एक बार कार्बन इस वाले बीटा से हटाया, वो हाइड्रोजन इस वाले बीटा से हटाया। तो अब देखो, एक वैज्ञानिक थे सेटजेफ। सेटजेफ ने ये बताया, सेटजेफ का नियम क्या है, उनके अनुसार हमें हमेशा स्टेबल एल्कीन बनानी है। कब? जब स्टेबल एल्कीन बनाओ, जब कोई छोटा क्षार रिएक्शन करे। अगर कोई छोटा क्षार, स्मॉल बेस अगर रिएक्शन कर रहा है, स्मॉल बेस ही है ये, ठीक है, CH3 OH, ये मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, वाटर, ये सारे स्मॉल बेस होते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें स्टेबल एल्कीन बनानी होती है। अब स्टेबल एल्कीन कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में, ये दोनों ही एल्कीन है, स्टेबल कौन सी है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो स्टेबल एल्कीन में हमें ये देखना है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एक और अलग टॉपिक है, बताता हूं अभी। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस बॉन्ड के ये दोनों कार्बन को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इधर उधर देखो, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, देखो 3 ये रहे, 3 ये। लेकिन अगर यहाँ देखो, इन दोनों को छोड़ दो तो सिर्फ ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, ठीक है। कितने? 2। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक। तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा, और ये वाला जो कंपाउंड है ये कम बनेगा, माइनर होगा, ठीक है। ये अधिक मात्रा में बनेगा, लगभग 80%, और ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, लगभग 20%, ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी दो तरह से बनेगा, देखो कैसे। ये यहाँ से समावयवता प्रदर्शित करेगा, देखो डबल बॉन्ड के साथ में एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है इस तरफ, और इधर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसी कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक इसी वाले कंपाउंड को हमने दो रूप में लिख लिया, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये दोनों ग्रुप हैं, एक साथ जब आ रहे हैं, CH3 एक साथ आएंगे। इनको अगर मैं इस तरह से खोल के लिखूं, और यहां भी, तो ये दो दो बड़े ग्रुप जब एक साथ यहाँ पे आएंगे तो इनमें रिपल्जन होगा, ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण होगा। इसकी वजह से ये वाला जो कंपाउंड है वो इतना स्टेबल नहीं होगा, ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, तो कोई रिपल्जन नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बनेगा, ये मेजर हो जाएगा कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को हम सेटजेफ उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेफ उत्पाद। किसी रिएक्शन का वह पार्ट जो सबसे ज्यादा मात्रा में बन रहा है, सेटजेफ के अनुसार उसे सेटजेफ उत्पाद कहा जाता है। और इन दोनों में सबसे कम कौन सा बन रहा है? ये वो बन रहा है, इसको बोलते हैं हॉफमैन, हॉफमैन उत्पाद, ठीक है। जो कम बन रहा है उसको हम हॉफमैन उत्पाद कहेंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि जब कोई छोटा क्षार रिएक्शन करे, ठीक है। तो ये सबसे कम बन रहा है, ये सबसे ज्यादा बन रहा है, इसको सेटजेफ उत्पाद कहेंगे, इसको हॉफमैन उत्पाद कहेंगे, ठीक। तो हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड बने हैं, 1, 2 एंड 3। ये तो इन्हीं दोनों से है, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज है।
तो 1, 2 और 3। एक चौथा कंपाउंड और होता है, अगर रिएक्शन 80 डिग्री पे ना कराओ, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे कराओ, तो SN1 वाली रिएक्शन जो हो जाएगी वो अलग चीज है। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि इस अभिक्रिया में बने हुए मेजर कंपाउंड को बताइए। 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये वाला इसका नाम हो जाएगा, ये जो, अच्छा, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस, और इसको बोलते हैं सिस। ठीक है, जब एक ही साइड जुड़े हो तो सिस बोलते हैं। ट्रांस वाला कंपाउंड ज्यादा बनता है, सिस वाला कंपाउंड कम मात्रा में बनता है। ठीक है, नोट करो। एक और क्वेश्चन कराते हैं अभी। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें देखो रिएक्शन हमें वाटर से करानी है, वही वीक बेस है ये भी, 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें E1 रिएक्शन ही करानी है। अगर यहाँ पर ये टेम्परेचर ना लिखा हो तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन जब टेम्परेचर बड़ा के लिखा हुआ है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम E1 रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके फर्स्ट स्टेप में देखो, ये X यहाँ से निकलेगा, ये Br निकल गया, और ये बन गया CH3 CH CH3 CH2, और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, 1 डिग्री बना है। देखो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव चार्ज मैं इसको दे दूं तो ये 3 डिग्री बन जाएगा ना। तो देखो 1 डिग्री, मैंने बताया था जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद हमें ये देखना होता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। अगर रीअरेंजमेंट मतलब 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री बन रहा होगा तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा होगा तो हो जाएगा, और 2 डिग्री से 3 डिग्री भी बन रहा होगा तो भी हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री बने, या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये प्लस अगर इस जगह आ जाए, यानी कि CH3 इस जगह पर प्लस चार्ज आ जाए, और यहाँ पर ये वाला H उठ के इस तरफ आ जाए, CH3 और CH3, यानी कि ये वाला कार्बन इस जगह आ जाए और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे H शिफ्ट। ठीक है, H शिफ्ट हो गया यहाँ से, इसी को हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हो गया। अब ये कंपाउंड बन गया, इसके बाद रिएक्शन कराई जाएगी CH3, सॉरी रिएक्शन इस बार वाटर की होनी है, H2O, और 80 डिग्री सेल्सियस पर। तब क्या होगा यहां से, अब देखो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है। ठीक है, तो और तीनों ही सिमिलर है, तो किसी भी एक कार्बन से, चाहे इससे या इससे या इससे, किसी भी कार्बन से हम एक H हटा सकते हैं। मान के चलो इस वाले कार्बन से हटाते हैं, CH2H इससे हटा लो, तो ये H यहाँ से निकल जाएगा, और इस जगह पर CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हुई, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कार्बन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन अपने का इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट होना था, इस वजह से इस जगह पर इस तरह से रिएक्शन होगी। ठीक, नोट करो इसे। इस तरह से आज हमने E1 रिएक्शन को कंप्लीटली समझ लिया है कि E1 रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ ली हैं, और कुछ इसके हमने एग्जाम्पल समझ लिए हैं। तो अब आई थिंक आपको E1 रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। E1 रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और उन्हें रिवाइज करिए। ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखकर भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम E2 रिएक्शन को कंप्लीट कवर करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ से वाटर के अंदर पोलर
प्रॉपर्टी भी होती है और प्रोटेक्ट भी होती है, इन तीनों में ही, सारे वीक एसिड में, वीक बेस में। तो इसमें क्या है देखो, ये यहाँ से ये जो एक्स निकला है, ये एक्स यहाँ से निकल के अलग हो गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकते? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्स दोबारा जाके इस पर चिपक सकता है, दोबारा रिएक्शन कर लेगा। तो ये दोबारा जाके यहाँ ना रिएक्शन कर पाए, इसीलिए जैसे यहाँ पे देखिए वाटर है, ये जो एक्स है इसको इस तरीके से घेर के रखेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक और ले लो, जैसे ये एच, मतलब हर तरफ से ये जो एच, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, इसको सॉल्वेट कर लेता है, ऊपर से भी चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे ये एक्स फंस जाता है इसमें, सॉल्वेट हो जाता है, और यहाँ पर आके सी से रिएक्शन दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसकी वजह से वीक बेस का दूसरा मॉलिक्यूल आकर रिएक्शन इससे कर सकता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर प्रोटेक होना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसे।